आप बताओ। आपके साथ हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद है, डांगावास उनका क्षेत्र है और वो इस मैटर में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर जब ये बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग उनसे मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, कल जब मैंने ये घोषणा की यहाँ आने की, उनका मेरे पास फ़ोन आया। मैं अपने क्षेत्र में बिजी था, मैं नहीं उठा पाया। जब मैंने फ़ोन किया तो वो नहीं उठा पाए। तोड़ेंगे बैरिकेडों को। इतनी आसानी से न्याय मिलता तो 14 साल इंतजार क्यों करना पड़ता। डांगावास प्रखंड जब उसका फैसला आया तो देश में रहने वाले करोड़ों गरीब जो हैं, किसी भी समाज के लोगों, उनके मन में ये बात गई कि 6 लोगों की जान गई है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी को अपॉइंट किया गया था इस पूरे मामले में न्याय दिलाने के लिए। परिणाम क्या निकला? अगर इतनी बड़ी एजेंसी भी पर्याप्त एविडेंस नहीं जुटा पाई है, जिसके आधार पे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की थी, न्याय सुनिश्चित हो जाए और कोर्ट ये कह दे कि पता नहीं लग रहा है किसने किसकी जान ली है, इसलिए हम सब लोगों को बरी करते हैं। तो आप ये बताओ कि क्या जो पीड़ित हैं उनके मन में ढांढस, न्याय की उम्मीद, संवैधानिक संस्थाओं पर जो विश्वास है वो बना रहेगा या टूट जाएगा? कुछ घटनाएं तकलीफ देती हैं और गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। डांगावास उसमें से एक है। आप ये देखो कि सदियों से जिन लोगों ने लंबे समय जुल्म सहा, लेकिन फिर भी कानून को प्रायोरिटी दी, कभी हथियार नहीं उठाए, आज जिनका संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, आप यहाँ का क्राइम रेट उठा के देख लो, आपको एक भी कमज़ोर वर्ग का आदमी नहीं मिलेगा अत्याचार करने में। वो कहाँ जाएं अगर उनकी 5-5 लोगों की हत्या के बाद भी, 6-6 लोगों की हत्या के बाद भी न्याय ना मिले? तो अगर पुलिस सही कार्रवाई करती, बिना दबाव के एविडेंस कलेक्ट करती, कोर्ट में मजबूती से बात रखती, सीबीआई के वकील अच्छा जो है प्रयास करते, और मैं कहना चाहता हूं, जब सरकार अपने लिए एजी खड़े करती है, डबल एजी खड़े करती है, सॉलिसिटर जनरल खड़े होते हैं, अटॉर्नी जनरल खड़े होते हैं, तो फिर इसमें कौन बड़ा एडवोकेट खड़ा करके आपने न्याय दिलाने की कोशिश की? इसका मतलब अगर आपने ये नहीं किया और ज़िले के जो हैं डीजीसी या पीपी जिनको बोलते हैं उनके भरोसे छोड़ दिया, तो आप नहीं चाहते थे इसमें न्याय। और इतने बड़े घटनाक्रम को इतने लंबे समय क्यों खींचा गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सब चीज़ें हैं, 14 साल क्यों लगे? हमारी मांग थी सरकार से कि सरकार पीड़ितों को सुने। लगातार उनको सुरक्षा से दूर रखा गया, गवाहों को टॉर्चर किया गया, उन पर दबाव बनाए गए, कई बार उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए गए, फिर ये कहा गया इनमें विरोधाभास है। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की थी। क्या गवाहों को सुरक्षा सुनिश्चित हुई? क्या परिवारों का पुनर्वास हुआ? क्या उनको आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराए गए? अभी भी जिस दिन से वो मेरे पास से आए थे, अभी भी उनको धमकियां मिल रही है। ये कैसा प्रदेश है जहां पीड़ित सुरक्षित नहीं है और मुख्यमंत्री चैन से पढ़ के सो रहे हैं? ये सरकार की लापरवाही और सरकार की जो संवेदनहीनता है उसका जीता जागता उदाहरण है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं उनके मनों पे क्या ठेस पहुँची होगी कि सीबीआई जैसी एजेंसियों के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि आप बस ये बताइए कि इन 6 लोगों का हत्यारा कौन है? क्या सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी उनके पास इन्वेस्टिगेशन की है? अगर नहीं तो फिर क्यों ना माना जाए कि सरकार इसमें उन सामंतियों के साथ बराबर की दोषी है जिन्होंने ये किया? और अगर कई मामलों में सरकार सुमोटो लेके अपने आप से हाईकोर्ट जाती, इस मामले में आंदोलन जैसी जरूरतें क्यों पड़ी? चंद्रशेखर जी, क्यों कंपनसेशन आपने उनको परिवारों को नहीं उपलब्ध कराया? जिन परिवारों के घर के लोग चले गए, जिनका परिवार उजड़ गया, जिनमें भय पैदा हो गया, जिनके आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास में है, मेरे दोनों तरफ वो लोग बैठे हैं जिनके परिवारों ने सूरज नहीं देखा अगले दिन का, जिनको अस्पताल में जाने के बाद भी मारा गया जाके अस्पताल में घुस के। इसका क्या जवाब है सरकारों के पास? हम न्याय के लिए कहाँ जाएं? क्या हम लोग प्लान करके किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे देश चले जाएं? सरकार बस हमें बताएं अगला स्टेप क्या न्याय के लिए, न्याय प्रिय लोगों के लिए, क्या संविधान में आस्था रखने वालों के लिए, कानून में आस्था रखने वालों के लिए सरकार के पास न्याय दिलाने जैसी स्थिति है या नहीं? चंद्रशेखर जी, क्योंकि दलितों की आप लगातार आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं, जिस प्रकार से हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ, वैसा ही प्रकरण जयपुर में ज्ञानदेव आहूजा ने भी गंगा जल से धोया। तो क्या लगता है सरकार सिर्फ दलितों के वोट बैंक के लिए ये कार्रवाई करती है? क्योंकि मुझे नहीं पता आप जिनका नाम ले रहे हैं कि वो कौन सी पार्टी संबंधित हैं और उन्होंने किसके लिए किया, लेकिन मैं आपको बस ताज़ा और बता देता हूँ
बीजेपी की एक एमएलए हैं जो लखनऊ जिले से संबंधित ही हैं। मलियाबाद विधानसभा आई थिंक पड़ती है। वो मंदिर गई थी, 75 लाख रुपए उन्होंने प्रस्ताव कराए मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। उन्होंने खुद से कहा कि मैं दलित जाति से आती हूँ, इसलिए जो है मुझे धार्मिक कार्य से दूर रखा गया, मेरे साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया गया। ऑन कैमरा आके उन्होंने कहा है वो बीजेपी की पार्टी की मेंबर हैं। जाति जाति नहीं है, जाति कड़वा सच है। आदमी दोस्ती करने से पहले जाति देखता है। हम विचारों के आधार पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हमने कभी जातियां नहीं देखी, चाहे पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, एनआरसी का आंदोलन हो, दिल्ली में बच्चों का आंदोलन हो। मैं यहाँ भी सीएचओ के बच्चों के लिए आंदोलन पे आया था, अभी नहीं कर रहे, उन पर दबाव है। ऐसी स्थिति में न्याय संभव नहीं है। जो अविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, जिससे लोगों का कानून के प्रति, न्यायपालिका के प्रति अविश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर आस्था जो है इनके प्रति वो बड़े अविश्वास में बदल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मुझे समझना है, न्यायपालिका पे जो विश्वास है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो विश्वास है, वो टूटे ना। ये जिम्मेदारी सरकार की। अब बताओ, आप बताओ। आपके साथ हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद है, डांगावास उनका क्षेत्र है और वो इस मैटर में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब ये बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग उनसे मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, कल जब मैंने ये घोषणा की यहाँ आने की, उनका मेरे पास फ़ोन आया। मैं अपने क्षेत्र में बिजी था, मैं नहीं उठा पाया। जब मैंने फ़ोन किया तो वो नहीं उठा पाए। मैं जितना उस व्यक्ति को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो जाति के आधार पे, क्योंकि वो अकेला आदमी था डांगावास जाने वाला उस समय भी। तब शायद मेरी ये प्यारी बहनें पत्रकारिता नहीं करती होंगी। तब 2000 में सीनियर लोग खड़े, वो इस बात को बता देंगे। जाति से लगट के हमारी पार्टी में भी जाट समाज के नेता अभी यहाँ हैं, दोप सिंह पुनिया जी भी और हमारे प्रभारी जी। उन्होंने सीना ठोक के कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं, सामंतवादियों के खिलाफ खड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हम जातिवादी किसी भी सोच को, सामंतवादी किसी भी सोच के खिलाफ है। जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारा है, जो नहीं भी खड़ा है उसको अपने फैसले स्वयं लेने हैं। लेकिन मैं विश्वास दिला कहना चाहता हूँ, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे। हमने तैयारियाँ की हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। पूरे देश में आंदोलन करना पड़ा, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। लेकिन हम अन्याय नहीं सहेंगे, ये बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत सारी बैरिकेड बाहर लगा दी गई हैं, बहुत सारी संख्या में। क्योंकि यहाँ राजस्थान सरकार के तुल्लगी फरमान आया कि स्कूलों के अंदर पाबंदी लगा दी, वैसे ही फरमान उत्तर प्रदेश में भी आ गया, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप इन फरमानों से कुछ नहीं होता। मैं कल भी एक विद्यालय का निरीक्षण करने गया था, कस्तूरबा गांधी का, एक अस्पताल का भी। मेरे लोगों ने मुझे ताकत देके संवैधानिक पद पे बिठाया है। मैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए स्कूल में भी जाऊंगा। मैं अकेला व्यक्ति हूं जो शिक्षा के लिए लड़ रहा हूं कि शिक्षा समान होनी चाहिए, उसका सिलेबस समान होना चाहिए। कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता। क्योंकि आप लोकसभा में लगातार धरने पे बैठे हैं। मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि समझदारी से रहें, क्योंकि फिर मारपीट का शिकार वो होंगे जैसे आज हुआ। सीजीपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। उनको गुमराह किया गया गांव के लोगों को, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यू सुने, वो कह रहे हैं कि स्कूल तोड़ने आए थे ये लोग। उनको नहीं पता कि वो स्कूल तोड़ने नहीं, स्कूल को ठीक कराने के लिए लड़ रहे हैं। ये युवा मांग है, शिक्षा की मांग है। मैं इसमें सबसे आगे खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहा हूँ। देश के युवा अब जाग चुका है। देश का युवा तो जागा है, लेकिन देश की आने वाली पीढ़ी, जिसको जैन अल्फा कह रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा जाग गई है। वो नहीं डर रही है अपनी मांगों को लेकर। और जब ये जैन अल्फा और जैन जी एकजुट हो जाएगा और सीनियर लोगों का, मिलीनियर्स लोगों का आशीर्वाद इनको मिलेगा, तो देश में एक नई क्रांति होगी जिसको सरकारें नहीं रोक पाएंगी। सरकार तानाशाही रवैया छोड़े और ये तुगलकी फरमान हटा के स्कूल ठीक कराए, इसके बारे में सोचना चाहिए। चंद्रशेखर जी, लास्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राम मंदिर अभी तो यात्रा चलेगी, अभी विधानसभा घेराव के लिए हम लोग निकलेंगे। अभी लास्ट मत कीजिए, अभी तो बहुत सारे सवाल आपको देखने को। सवाल लास्ट है, राम मंदिर चंदा चोरी को लेके, यूपी में चुनाव है। लुटेरों की सरकार है, लूटने का काम कर रही है। जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी के सामने चंदा चोरी हो रहा है, वहां सरकार से क्या उम्मीद करोगे आपकी? और बैरिकेडिंग है, आपको जाने देंगे आगे? तोड़ेंगे बैरिकेडों को। इतनी आसानी से न्याय मिलता तो 14 साल इंतजार क्यों करना पड़ता? अखिलेश यादव ने बोला 54 को रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चलेगा। और राजनीति यूपी में गर्म है, आप यूपी की राजनीति देख रहे हैं। जब मैं यूपी जाऊंगा तो मैं यूपी की राजनीति पे बात करूंगा। आज मैं अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। मैं बदलते चेहरों के लिए अभी कुछ नहीं कहूँगा, अभी बहुत कुछ देखना बाकी, हम सब लोग साथ हैं। सर, मायावती जी